गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली पढ़ रहे थे, तो उसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें देखेंगे 14.3.4 में आपातकाल कि आपातकाल की स्थिति कैसे और किस तरीके से हुई थी उसके बारे में देखेंगे। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि यदि सरकार यह महसूस करे कि किसी देश में आंतरिक अशांति व विदेशी आक्रमण का खतरा है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। यह आपातकाल किस स्थिति में और किस समय लागू किया जा सकता है उसके बारे में बताया कि भारत के संविधान में प्रावधान मतलब संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अगर सरकार महसूस करे कि देश में कहीं किसी जगह पर क्या है आंतरिक मामलों पर कैसी हो स्थिति अशांति हो तथा किसका विदेशी आक्रमणों का खतरा हो, उस स्थिति पर क्या कर सकते हैं, आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल संसद की शक्तियाँ भी सीमित कर सकती है। जो आपातकाल है वो संसद की जो शक्तियाँ हैं उसको भी क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है। मीडिया पर भी हर तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस पर, मीडिया का, जो कि मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल है, तो उस पर भी क्या किया जा सकता है, उसको प्रतिबंध रोक लगाया जा सकता है। आपातकाल एक तरह की असाधारण स्थिति हो सकती है जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। आपातकाल जो कि किसी भी परिस्थिति व समयवश या किसी भी स्थिति में ये उत्पन्न हो सकती है, तो इस स्थिति में कहा गया कि आपातकाल हर तरह की क्या है, असाधारण स्थिति, कोई भी स्थिति हो सकती है कहा गया है, जिससे क्या कर सकते हैं, कानूनों को और व्यवस्थाओं को रखने के नाम पर, उसके नाम पर क्या किया जा सकता है, सरकार कोई भी कदम उठा सकती है इस मामले पर। अब आगे देखते हैं, देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल केवल एक बार 1975 से 1977 तक लगाया गया था। ये स्थिति बताई गई कि देश की जब आंतरिक जब अशांति थी, देश के अंतर्गत स्थिति कहना चाहिए बहुत ख़राब थी, क्या है, या अशांति या उथल पुथल थी, उस समय क्या है, आपातकाल की जो लागू किया गया था वो कौन से सन 1975 से 1977 तक लगाया गया था। इस आपातकाल के पीछे 1971 के बाद ही अनेक परिस्थितियां क्या हुई, जिम्मेदार थी। जब 1971 में जब आपातकाल जब हुआ, उसके पीछे में क्या है, 1971 में अनेक जो परिस्थितियां उत्पन्न उसकी जिम्मेदार थी। कुछ समस्याएं दीर्घकालीन बदलाव के कारण थी, जैसे सरकार की बढ़ती शक्ति के साथ भ्रष्टाचार का बढ़ना। ये कहा गया कि कुछ समस्याएं थी वो दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के बदलाव के कारण थी, जैसे कि कहा गया कि सरकार की जो बढ़ती हुई शक्ति के साथ क्या उत्पन्न हो रहा था, भ्रष्टाचार का भी बढ़ना या भ्रष्टाचार भी बढ़ रहे थे। कुछ कारण बाहरी थे, जैसे 1973 में अरब इजराइल युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, जिसके प्रभाव से देश में महंगाई तेजी से बढ़ी हुई थी। कुछ बाहरी जो समस्याएं थी उसमें कहा गया है कि 1973 में जो कि अरब और इजराइल के युद्ध के चलते क्या हुई थी, पेट्रोल और डीजल में समस्या उत्पन्न हुई थी या कीमतों में वृद्धि हुई थी, जिसके चलते क्या है, देश में महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। 1971 के लोकसभा तथा 1972 के विधानसभा चुनावों में सरकार ने लुभावन वादे किए थे, मगर उन्हें पूरा करने की तरफ कोई विशेष प्रयास नहीं दिख रहा था। मतलब जब 1971 के लोकसभा और 1972 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय लोगों को लुभाने के लिए क्या किया गया था, कोशिश की गई थी, लेकिन साथ ही साथ क्या होने लगा कि उनको पूरा करने के लिए किसी भी तरीके या कोई भी तरह का प्रयास नहीं किया गया था या नहीं दिख रहा था। ऐसे में लोगों में भारी असंतोष फैलने लगा और मजदूरों की हड़ताल और भ्रष्टाचार विरोध जैसे आंदोलन तीव्र होने लगे। जब लोग मतलब उनको वादा किया गया था लुभा करके, जब वो पूरे नहीं होने लगे, तब लोगों में क्या है, असंतोष उत्पन्न होने लगी और साथ ही साथ मजदूरों की हड़तालें होने लगी और क्या है, भ्रष्टाचार का विरोध जैसे आंदोलन बहुत ही तीव्र होने लगे, बढ़ने लगे। हालत उस समय
गंभीर हो गए जब पूरे देश के रेलवे मजदूर 1974 में एक अभूतपूर्व हड़ताल किए, जिससे सरकार को सशस्त्र बलों की सहायता से नियंत्रित करना पड़ा था। जब ये हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, तब जब पूरे देश के रेलवे मजदूर सन 1974 में क्या है आंदोलन किए थे। उस समय क्या है सरकार को सशस्त्र बल के माध्यम से शस्त्र उठाना पड़ गया था। उस समय उन्हें सहायता के लिए नियंत्रण करना पड़ा था। दूसरी ओर बिहार और गुजरात के छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने इंदिरा गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुने जाने का अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार को अलोकतांत्रिक मानकर हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन शुरू हुआ। जब ये आंदोलन क्या है बहुत अधिक तीव्र होने लगा, तब क्या है इस बीच में इलाहाबाद के हाई कोर्ट में क्या है इस फैसले में इंदिरा गांधी जी के क्या है संसदीय क्षेत्र जो कि रायबरेली से चुने जाने वाले एक अवैध मतलब कहने का मतलब कि उसे अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद में क्या है विपक्षी दलों ने क्या कर दिया कि जो अलोकतांत्रिक मान करके हटाने के लिए किसको जयप्रकाश नारायण जी को उसके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। अब आगे देखते हैं। इन सारी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। मतलब ये जो कहना का मतलब आंदोलन जो शुरू हुआ था वो बहुत ही तीव्र था, तो इस चलते क्या है 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। रातों रात देश के तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और अखबारों पर सरकार द्वारा स्वीकृत खबरों व विचारों के अलावा और कुछ छापने का प्रतिबंध सेंसरशिप लगाया गया। तो इस तरीके से जो तमाम जो विपक्षी नेता जो थे उन्हें क्या कर दिया गया जेल में डाल दिया गया। और अखबार पर क्या है सरकार भी इन चीज़ों पर भी स्वीकृति देती है। तो जिन चीज़ों पर या जिन खबरों पर वो स्वीकृति देती है वही क्या होती है हम देख पाते हैं या सुन पाते हैं। तो क्या है जब वो सरकार द्वारा स्वीकृति खबरों और जो विचारें हैं इसके अलावा छापने पर क्या लगा दिया गया प्रतिबंध लगाया गया। सरकार द्वारा संसद में अपने बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान में कई संशोधन किए गए। इस तरीके से क्या हुआ सरकार द्वारा संसद में जो कि बहुमत का उपयोग करते हुए क्या किया बहुमत मतलब एक जिसमें विजित होंगे या विजेता होंगे तो बहुमत में तो उसी की जीत होती है। तो उस हिसाब से क्या होने लगा कि जो बहुमत का उपयोग होने लगा तो संविधान में क्या किए गए संशोधन किए गए। जो संविधान में जो नियम बनाए गए थे उसमें संशोधन किए गए और अलोकतांत्रिक कानून बनाए गए। सारी नीतियों का विरोध करने और संगठन बनाने के अधिकार छीन लिए गए। तो इस तरीके से जो सरकारी नीति नियम बनाए गए थे उनका क्या होने लगा विरोध करने लगे और जो संगठन बनाने के अधिकार थे उसे भी छीन लिया गया। अब आगे देखते हैं। सरकार का मानना था कि आंदोलनकारी देश को शांति और अस्थिरता की तरफ ले जा रहे थे और ऐसे में देश को बचाने के लिए आपातकाल जरूरी हो गया था। मतलब सरकार का मानना था कि जो आंदोलनकारी थे वो देश को एक अलग दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, एक अलग डायरेक्शन की ओर लेके जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि देश में अशांति होने लगी और जो स्थिति थी वो भी बहुत ही खराब हो गई। तो इस स्थिति में क्या है कि उन्हें इस सब चीज़ों को बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू होना बहुत जरूरी हो गया था। इसके विपरीत विरोधी दलों और अधिकांश स्वतंत्र चिंतकों का मानना था कि उन परिस्थितियों में आपातकाल आवश्यक नहीं थी। इसके विपरीत कहा गया जो विरोधी दलों के क्या थे अधिकांश स्वतंत्र चिंतक थे, जो स्वतंत्र रूप से चिंतकों थे उनका मानना था क्या था कि जो परिस्थिति में उन परिस्थितियों में आपातकाल के जो लागू किया गया था ये आवश्यक नहीं था, ये कहते हैं। और एक तरह से आपातकाल का लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा क्या था खतरा था। स्थिति मतलब बहुत ही खतरे में थी। 1977 के चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस की नीतियों को नकारना और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी दलों को बहुमत देना इस बात की ओर इशारा करता है कि जनता आपातकाल के साथ नहीं थी।
अब आगे देखते हैं, आपातकाल के कटु अनुभवों ने देश के अधिकांश विपक्षी दलों को एकजुट किया। जो आपातकाल जो हुए थे उससे क्या है, आपातकाल के कटु अनुभव जो उनके सामने जो स्थिति या परिस्थिति उत्पन्न हुई, इससे क्या हुआ कि अधिकांश जो देश के जो लोग थे विपक्षी दलों, वो क्या हो गए, एकजुट में हो गए। वाम दलों को छोड़कर बाकी सभी दलों ने मिलकर जनता दल बनाया। तो इस तरीके से वाम दल को छोड़ करके क्या है, सभी जो दल थे वो मिलकर के एक जनता दल बनाया, जिसने 1977 के चुनाव के अभूतपूर्व जीत के बाद सरकार बनाई। तो 1977 में ये क्या है, जो जीत करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई, लेकिन अंदरूनी मतभेदों के चलते यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और अंततः 1980 में फिर से चुनाव हुए, जिनमें फिर से कांग्रेस को बहुमत मिला और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो इस तरीके से जो अंदरूनी आंतरिक मतभेद के चलते क्या होने लगी, उसकी जो सरकार बनी थी जो 1977 में, वो जो सत्र था उनका या जो कार्यकाल था वो पूरा नहीं हो पाया और 1980 में फिर से चुनावी किए गए, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिले और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। अब आगे देखते हैं 14.4 में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार और सत्ता का विकेंद्रीकरण किस तरीके से हुआ, इसके बारे में देखना है। 1970 के बाद भारतीय राजनीति के अत्यधिक केंद्रीकरण हो रहा था। केंद्र सरकार एक ओर अपना आर्थिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ा रही थी और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रही थी। ये 1977 में क्या हुआ कि जो भारतीय राजनीति जो व्यवस्था थी वो कैसी हो रही थी, केंद्रीकृत हुई थी। केंद्र मतलब एक साथ कहना चाहिए सुचारू तो कहें, या फिर जो उनका जो राजनीतिक करने का जो तरीका था वो उस पर केंद्रीकृत आ रही थी। अब आगे देखते हैं, तो अर्थव्यवस्था को क्या कर रही थी, इससे नियंत्रित हो रहा था। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में भी इंदिरा गांधी अत्यधिक शक्तिशाली बनती जा रही थी। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जो कांग्रेस पार्टी जो थी वो क्या है, अत्यधिक शक्तिशाली होती जा रही थी और क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर होते जा रहे थे। और जो क्षेत्रीय जो नेतृत्व जिनका जो चल रहा था शासन, वो क्या हो रहा था, कमजोर होते जा रहे थे। ऐसे में राज्यों के स्थानीय लोग अपनी आकांक्षाओं के विकास में अवरोध महसूस कर रहे थे। तो ऐसे में क्या स्थिति, क्योंकि जो कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी थी वो कैसी बनती जा रही थी, शक्तिशाली बनती जा रही थी। इससे में क्या हुआ, जो राज्य के जो स्थानीय लोग रहने वाले लोग थे उनकी जो इच्छाएं या उनके जो विकास में क्या है अवरोध, मतलब उनमें वो अपने आप को कहीं ना कहीं क्या है कमी महसूस करने लगे थे। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम आदि राज्यों में स्थिति तनावपूर्ण बढ़ती जा रही थी। तो इन सारी जगहों पर क्या हुआ, स्थिति बहुत ही तनाव में बढ़ती जा रही थी। कुछ राज्यों में तो केंद्रीकरण की नीतियों को संवैधानिक ढांचे के अनुसार चुनौती दे दी गई, मगर कुछ राज्यों में संविधान और भारत की एकता को भी चुनौती दे दी गई। इस विषम परिस्थितियों को हल किस तरह निकाला, हम दो उदाहरण से आगे समझेंगे, कहा गया। तो ये यहाँ पे ये बताया गया कि कुछ राज्यों में क्या हो रहा था, जो केंद्रीकरण की जो नीति थी वो क्या हो रही थी, संवैधानिक मतलब संविधान या फिर किसी संस्था के नियमों के आधार पर से संबंध रखने वाले थे, तो उसके आधार पर क्या हो रही थी, चुनौती दे रही थी, कहा गया है। लेकिन कुछ राज्यों में क्या हो रहा था कि संविधान और भारत की एकता को भी चुनौती दे रही थी। ये राज्यों में संविधान और साथ ही साथ भारत की जो एकता थी उसको भी चुनौती दे रही थी। तो आगे हम ये देखेंगे कि इस परिस्थिति में कौन से दो उदाहरण दिए गए हैं। 14.4.1 में देखेंगे पंजाब में आंदोलन, ये पहला उदाहरण है। पंजाब की बहुसंख्यक, जिनकी संख्या अधिक है पंजाब में, लोग क्या है सिख धर्म को मानते थे। वो कौन सा धर्म, सिख धर्म को मानने वाले थे। और स्वतंत्रता के बाद बहुत से सिखों को लगा कि उनकी उपेक्षा हो रही है। पंजाब प्रांत में हरित क्रांति के चलते सिख किसानों के समक्ष विकास के मौके बढ़ रहे थे, मगर उन्हें लग रहा था कि राजनीतिक स्वायत्तता न होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इस तरीके से कहने का मतलब जो पंजाब में जो लोगों की संख्या थी, जो सिख धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उनकी संख्या क्या हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन और साथ ही साथ जो हरित क्रांति के आने की वजह से जो किसानों के जो विकास
विकास हो रहा था उसमें उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिला और वो लोग बढ़े भी। साथ ही साथ क्या है, जो राजनीतिक स्वायत्तता ना होने की वजह से, राजनीतिक स्वायत्तता मतलब स्थानीय स्वशासन का या फिर अधिकारी जिसको कहते हैं, तो इनके अंदर जो राजनीतिक उनका जो अधिकारी स्वायत्तता अधिकारी ना होने के कारण क्या हो रहे थे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। कहने का मतलब उनकी जो अगुवाई या दिशा निर्देश करने वाले की वो कमी होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ऐसा उनको लगता था। सिखों का एक धार्मिक और राजनीतिक संगठन था शिरोमणि अकाली दल, जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस तरीके से जो सिखों का एक धार्मिक और राजनीतिक संगठन भी था उनके पास, मतलब उनकी धार्मिकता भी और साथ ही साथ राजनीतिक संगठन थे, जो कि शिरोमणि अकाली दल, जो कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनकी अगुवाई की। अब आगे देखते हैं, पंजाब आंदोलन की मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं। पहले नंबर पे है, संविधान में आवश्यक संशोधन करके राज्य के लिए अधिक अधिकार दिए जाएं। तो संविधान में आवश्यक संशोधन करके उसमें परिवर्तन करके राज्य के लिए क्या है, अधिक से अधिक उन्हें अधिकार दिए जाने चाहिए। दूसरा है, चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। सेना में सिखों को अधिक संख्या में भर्ती की जाए। जो सेना में जो भर्ती होती है उसमें सिखों की संख्या अधिक मात्रा में भरी जाए। चौथे नंबर पर पंजाब को भाखड़ा गल बांध से अधिक पानी दिया जाए। तो ये पंजाब आंदोलन की प्रमुख मांगे थे। इन मांगों पर जोर डालने के लिए अकाली दल ने 1978 में आनंदपुर साहब प्रस्ताव पारित किया। इसमें मुख्य रूप से पहली दो मांगों को जोरदार ढंग से उठाया गया और साथ ही सिखों के वर्चस्व स्थापित करने में सिख राष्ट्र की बात हुई। तो इन मांगों में वो विशेष अपनी जो आवश्यकता थी, जरूरत थी, जो कि अकाली दल के माध्यम से उन्होंने 1978 में आनंदपुर साहब प्रस्ताव पारित किया, जिसमें क्या हुआ, वो अपनी मांगों को ले करके उन्होंने जोरदार अपनी जो कहना चाहिए आंदोलन थी या जो मांग थी उसको उन्होंने पूरा करने की कोशिश की और साथ ही साथ जो सिखों का जो वर्चस्व या फिर जो अधिकार कहें वो स्थापित करने के लिए सिख राष्ट्र की भी बात की गई। अकाली दल ने इन मांगों के समर्थन में 1978 के बाद समय समय पर धरने, प्रदर्शन तथा रेल रोको आंदोलन जैसे गतिविधियां शुरू की। तो इस तरीके से जो उनके दल थे अकाली दल, वो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए समय समय पर धरने, प्रदर्शन या फिर अन्य तरह की जो गतिविधि या फिर आंदोलन कहें वो करते रहते थे। अब आगे देखते हैं, एक सिख धर्मगुरु जरनैल सिंह भिंडरावाल ने अधिक तीव्रवादी विचारों का प्रचार शुरू किया। 1978 से धीरे धीरे भिंडरावाला ने आतंकवादी गतिविधियां शुरू की तथा स्वर्ण मंदिर के एक हिस्से को कब्जे में लेकर किलेबंदी कर दी गई। ये 1978 में क्या हुआ, जो सिख धर्म के कहना चाहिए धर्मगुरु के तौर पर माना जाते थे, वो तीव्रवादी मतलब तेजी से बढ़ने वाले ऐसे विचारधारा उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या होने लगे कि जो आतंकी रूप जो था वो आतंकवादी रूप धारण करके जो गतिविधि थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसके चलते उन्होंने क्या किया कि जो स्वर्ण मंदिर थे उसे बड़े हिस्से पर कब्जे में या मतलब अपने हिस्से में लेने के लिए उन्होंने किलेबंदी, चारों तरह से उसे किलेबंदी कर दी गई। उसने स्वतंत्र खालिस्तान की मांग की और उसके समर्थकों ने बहुत सारे युवा जुट गए। तो इस तरीके से जो अपनी मांगों को लेकर के वो स्वतंत्र जो खालिस्तान की जो मांग थी उस समर्थन को लेकर के जो युवा वर्ग थे वो क्या हो गए, एकजुट में हो गए। अब आगे देखते हैं, पंजाब में आए दिन उदारवादी सिखों और अन्य धर्म के लोगों पर हमले होने लगे। तो इस तरीके से पंजाब में कहना चाहिए कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी जिसमें ऐसी जो आंदोलन थे या परिस्थितियां या फिर जैसे किलेबंदी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किस तरीके से आतंकवादी का जो रूप लिया जा रहा था वो क्या है, बढ़ता जा रहा। तो ये आए दिन ऐसे स्थितियां उनके सामने उत्पन्न हो रही थी। सरकार का दावा था कि इन हमलावरों को पाकिस्तान से
सहायता मिल रही थी। सरकार का मतलब सरकार का जो दावा था वो क्या था कि जो हमला कर रहे हैं जो कि पंजाब में, तो उन हमलावरों को क्या है कहाँ से, पाकिस्तान से उनको कहीं ना कहीं सहायता मिल रही थी। शुरू में सरकार का रवैया नर्म था। शुरुआती दौर में क्या थी, सरकार इनके प्रति एक कहना चाहिए नर्म भाव से उनके सामने पेश आती थी। लेकिन जून 1984 में इंदिरा गांधी सरकार ने निर्णय लिया कि सेना की मदद से स्वर्ण मंदिर परिसर के किलेबंदी को तोड़कर अलगाववादियों पर काबू पाया जाए। तो 1984 में क्या होने लगा कि इंदिरा गांधी की जब उनकी सरकार चल रही थी उस समय उन्होंने क्या की, सेना की मदद लेकर के जो स्वर्ण मंदिर परिसर थी उसकी किलेबंदी की गई थी, तो उस किलेबंदी को तोड़ने के लिए उन्होंने निर्णय लिया, फैसला लिया। और साथ ही साथ जो अलगाववादियों पर या कहें अलगाववादी जो एक तरह से अपने आप को क्या है किसी समुदाय प्रांत से अपने आप को क्या समझते हैं, अलग समझते हैं, तो उन ऐसे लोगों पर क्या किया जाए, काबू पाया जाए। स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्यवाही में 500 से अधिक लोग मारे गए। जब ये स्वर्ण मंदिर की जब किलेबंदी की गई थी तो उसमें सेना की मदद बुलाई गई थी, तो उस जो सैन्य कार्यवाही जो थी उसमें 500 से अधिक लोग क्या हो गए, मारे गए। इस कार्यवाही को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। जो स्वर्ण मंदिर में जो किलेबंदी की गई थी तो उस कार्यवाही को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिखों की भावना गंभीर रूप से आहत हुई, क्योंकि उन्होंने माना कि सरकार ने उनके सबसे बड़े धार्मिक स्थल को अपवित्र किया। ये कहना चाहिए वहाँ के जो लोग थे, सिख जो लोग थे वो क्या है, अपने आप को जो स्थिति उत्पन्न हुआ इससे अपने आप को वो बहुत गंभीर रूप मानते थे, या जिसके चलते क्या हुआ कि उनका मानना था कि सरकार जो हमारे जो पवित्र स्थल है या धार्मिक स्थल है वो कैसी हो गई, अपवित्र हो गए। इसका सबसे गंभीर परिणाम एक सिख अंगरक्षक द्वारा गांधी जी की हत्या थी। तो ये जो गंभीर समस्या जो थी इसका परिणाम क्या हुआ कि एक सिख अंगरक्षक जो रक्षा करने वाला था उसके द्वारा किसकी, इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी। इंदिरा गांधी की हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में देश के अनेक भागों में सिख विरोध दंगे हुए, जिनमें हजारों लोगों की जानें गई। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद में जो प्रतिक्रिया या उसका जो प्रतिफल सामने आया वो क्या हो गया कि देश के अनेक भागों में जो सिख विरोधी जो दंगे थे वो और भी प्रभावशाली हो गए, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। अब आगे देखते हैं इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कौन है, राजीव गांधी जी अक्टूबर 1984 में क्या बने, प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद जो आम चुनाव थी उसमें कांग्रेस को क्या है सफलता, जो अभूतपूर्व पहले से जो मिल रही थी वो सफलता वो भी मिली। राजीव गांधी ने पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए जुलाई 1985 में अकाली दल के साथ समझौता किया, जिसे राजीव लोंगोवाल समझौता के नाम से जाना जाता है। जो ये कहना चाहिए उस समय की जो स्थिति को शांत करने के लिए स्थापित की गई थी, जिसने उन्होंने राजीव गांधी जी ने पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए अकाली जो दल थी उसके साथ उन्होंने समझौता किया, क्योंकि जो पंजाब में स्थिति थी वो बहुत ही आंदोलनकारी होती जा रही थी। अब आगे देखते हैं, इस समझौते के तहत पंजाब को चंडीगढ़ देने और अन्य मामलों पर सहानुभूति विचार करने का ठोस आश्वासन दिया। तो इस तरीके से ये समझौता हुआ, जिसको कौन से नाम से, राजीव लोंगोवाल समझौते के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते में क्या हुआ कि पंजाब को क्या मिले, चंडीगढ़ देने और साथ ही साथ अन्य मामलों में जो भी उस समकक्ष में थी या उनके अंदर में जो भी मामले थे उसे सहानुभूतिपूर्वक, मतलब एक दूसरे के प्रति उसे बैठ करके आराम से विचार विमर्श करके विचार करने और ठोस पूर्वक उन्हें आश्वासन, मतलब उन्हें विश्वास दिया। पंजाब में चुनाव कराए गए जिसमें अकाली दल जीतकर सरकार बन गई। तो इस तरीके से पंजाब में चुनाव हुए उसमें अकाली दल की क्या हुई, विजेता बनी और वो सरकार भी बन पाई। इसके बाद
धीरे धीरे पुलिस कार्यवाही द्वारा आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण किया गया। तो इस तरीके से पंजाब में जो आतंकवादी जो गतिविधि थी उस पर नियंत्रण किया गया, किसकी? पुलिस कार्यवाही के द्वारा। तो धीरे धीरे क्या है, पंजाब में स्थिति सामान्य होने लगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्तर क्यों प्रदान नहीं किया, कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ। ये 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।